का हार्दिक स्वागत है। सुलझन के इस ऑनलाइन निशुल्क परामर्श प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। साथियों, सुलझन एक हम लोगों का बहुत पुराना एक प्रकल्प है जो हमारे दिमाग में चल रहा था कि और खास तौर से ये समय ऐसा आया जब हम सभी कहीं न किसी रूप से कहीं न कहीं थोड़े ही सही लेकिन मानसिक प्रभावों से अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं। मानसिक बीमारी से ग्रस्त तो नहीं बोलेंगे अपने आप को, लेकिन कहीं मानसिक उलझनों से हम लोग बहुत उलझे हुए हैं। बच्चे जो पिछले 1.5 साल से ऑनलाइन खेल रहे हैं, उनको भी वो भी बहुत परेशान हो चुके हैं। कुल मिला के ये माहौल ऐसा डेवलप हुआ और हमारा जो हम लोग यहाँ पे सब काम करते रहते हैं, हमारी सहयोगी संस्था हमारे मित्र सुनील अवसरकर जी जिसके फाउंडर है हेल्पबॉक्स, वो पिछले कई सालों से लोगों की मदद का काम बीड़ा उठाया हुआ उन्होंने। उनकी मदद का काम कोरोना के टाइम पे और बढ़ा। तब हम लोगों ने गुजारिश करी है कि कुछ बच्चों से मांगा गया कि आपने इस दौरान क्या किया, इतने पिछले साल की जो लॉकडाउन था, तो उनके लॉकडाउन संस्मरण मंगाए गए। और वरिष्ठ कथाकार हैं, कहानीकार लेखिका हैं आदरणीय अनीता सक्सेना जी, उन्होंने उसको जांचा परखा उनकी टीम ने, और फिर उसमें से चयनित लोगों को पुरस्कृत भी किया और किताब छापी। ऐसे ही फिर बाद में महिलाओं के संस्मरण हमने मनाए और महिलाओं के चयनित संस्मरण इसमें शामिल किए, किताब छापी। उसी के साथ साथ ये आइडिया और डेवलप हुआ जब महिलाओं के कुछ संस्मरण लिखे और एक भोपाल शहर की मशहूर मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कोकिला रॉय जी वहाँ पे मौजूद थी, तब ये एक बात की पुष्टि हुई कि इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म की लोगों को जरूरत है जहां वो बेहिचक एक परामर्श ले सके। तब इसको सार्थक रूप से प्लेटफॉर्म वर्चुअल रूप से आभासी दुनिया में लाने का एक उपक्रम हुआ। इससे हम मानते हैं कि काउंसलिंग 1-to-1 होती है, एक से एक के लिए होती है, ये सब मानते हैं, लेकिन कम से कम इससे बहुत सारे लोग जुड़ सकते हैं, बहुत सारे लोगों तक बात पहुंच सकती है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, हम आभारी हैं हमसे जो लोग इसके लिए जुड़े हैं, डॉक्टर ककोली रॉय जी का, सुमित रॉय जी का, अनुपमा माहेश्वरी जी का, और बहुत सारे मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सक जो हमसे जुड़ रहे हैं। डॉक्टर भरत शाह जो मुंबई के प्रतिष्ठित मनोवैज्ञानिक हैं, मनोचिकित्सक हैं, पिछले साल उन्होंने सुलझन का एक सेशन हमारे साथ लिया था। सोनाली गुप्ता जो फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका भी सेशन हुआ था। और आपको बता दें कि कुछ आगे जो इसमें सेशंस होने वाले हैं, उसमें कुछ बड़े महत्वपूर्ण सेशन है। आनंदिता जी के बाद में डॉक्टर सुमित रॉय आपसे बात करेंगे। अनुपमा महेश्वरी जी स्कूलों की कुछ जो बच्चों की परेशानियां हो रही हैं, बहुत ये खासतौर से 12वीं के करियर को लेके परेशान है लोग, रिजल्ट का जिस तरह से हुआ, उसके ऊपर एक सेशन अनुपमा महेश्वरी जी का होगा। और ऑनलाइन क्लासेस पे बहुत डीप स्टडी है, एक और साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर रीना राजपूत, उनका सेशन भी अगस्त में पूरा उनका सेशन होगा, जो ऑनलाइन क्लासेस के टीचर्स और बच्चों दोनों के ऊपर, दोनों से मिला जुला वो सेशन होगा। फिर भोपाल शहर के प्रतिष्ठित साइकियाट्रिस्ट हैं डॉक्टर रूमा भट्टाचार्य जी, उनका भी सेशन अभी आगामी दिनों में वो भी होगा। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए, बहुत सारे सेशंस आप लोगों के लिए आएंगे। और जो आपके हमको सुझाव मिल रहे हैं, आप लोग, जो मैंने पिछले सत्र में भी गुजारिश की थी कि आप लोग टॉपिक सजेस्ट कीजिए कि कैसे सेशंस किस तरह के रखे जाए, तो बहुत सारे विषय लोगों ने किए हैं। उसमें कुछ लोगों ने लीगल सेशंस की भी मांग की है कि कानूनी परामर्श भी होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। कुछ ने जो था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो होते हैं उनके ऊपर बात होनी चाहिए। कुछ का कहना था किशोरों पे बात होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। तो बहुत सारी मन की उलझने, बहुत सारी उलझने जुड़ी रहती हैं। इस बीच में एक और नया विचार पल्लवित हुआ और फिर से हम पहुंचे आदरणीय अनीता सक्सेना जी के पास में। और अनीता सक्सेना जी से मैंने गुजारिश करी डरते डरते, तो उनने मेरे को हरी झंडी दिखाई कि हाँ, इस पे काम किया जा सकता है। वो था कि मन से जुड़ी जो कहानियां हैं, मन से जुड़ी बातें हैं, उनको क्रिएटिवली कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जाए, और वो सिर्फ लिख के नहीं पोस्ट किया जाए, उस पे बात हो। यहाँ पे उसका एक सेशन, मतलब ये जो मनोवैज्ञानिक का सेशन हो रहा है इसमें नहीं, एक अलग से जो पाठक मंच, कहानी मंच, जो भी उसका नाम डिसाइड होगा, आप सबके सहयोग से जो उसको तय करेंगे, वहां पे उसका वाचन हो और उस पर चर्चा हो। इस तरह की सबका
क्रिएटिव भी इन्वॉल्वमेंट हो। और चूंकि सारे सेशंस तो होना संभव नहीं है, तो और कथाकार जो है कहां से कहां पहुंच सकता है, ये स्वच्छंदता उसमें मन की है ना, तो मन तो कहीं भी उड़ान भर सकता है, किसी भी रॉकेट से, किसी भी सैटेलाइट से तेज। तो वो स्वतंत्रता लेते हुए वो भी हम आगामी सत्रों में आयोजित करने वाले हैं। तो आप सब हमसे जुड़े रहिए और आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्जना एकेडमी का छोटा सा परिचय दे दूं। सर्जना एकेडमी क्रिएटिव काम में इन्वॉल्व है, जो फाइन आर्ट्स और डिजाइन में जुड़ी हुई है। हम बच्चों को फाइन आर्ट्स और डिजाइन सिखाते हैं, बच्चे बड़े भी लोग आते हैं, और सिरेमिक का भी काम, बहुत सारी चीजों में क्रिएटिव इन्वॉल्वमेंट रहता है। और आर्ट डिजाइन टीचर्स फोरम एक सहयोगी संस्था है हमारी, जो मध्य प्रदेश की मुख्यतः स्कूली आर्ट टीचर है। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं यहाँ पे हमारे बीच में युवा मनोवैज्ञानिक है चंडीगढ़ से, आनंदिता रॉय जी। आनंदिता रॉय जी आगे बढ़े इसके पहले मैं 1 मिनट के लिए आमंत्रित करता हूँ सुनील अफसरकर जी को, जो है हेल्प बॉक्स के बारे में आपको संक्षेप में बता दें। सभी को नमस्कार। सुलझन के एक नए सेशन के साथ आप फिर से आज हम आपके बीच में और आप सब हाजिर है। बड़े अच्छा इसका रिस्पांस सुलझन का मिल रहा है, काफी लोगों के क्यूरीज होती है, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस, और लीगल भी है, कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चंस भी इरेज होते रहते हैं, जो अलग अलग विशेषज्ञों को हम प्रोवाइड करते रहते हैं। हेल्प बॉक्स एक्चुअल एक मददगारों का समूह है। आप सब बहुत से लोग यहाँ उपस्थित है, वो सभी जानते हैं। इस कोविड में काफी काम हेल्प बॉक्स ने अपने जो मेन कार्यों से अलग हटके, क्योंकि जीवन बचाने का काम इस बार जरूरी था, तो उस तरह के कार्य किए। कुछ 4-5 अलग अलग तरह के ग्रुप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे बनाकर, और केवल भोपाल नहीं, भोपाल के बाहर के भी 20-25 शहरों तक भी ब्लड प्लाज्मा और अलग अलग तरह से मदद हो पाई। हेल्प बॉक्स एक्चुअल शिक्षा के ऊपर कार्य करता है। बच्चों को एक कॉपी एक पेन अभियान है, जिसमें बच्चों को शिक्षण सामग्री और फीस और अन्य तरह से मदद पहुंचाने का एक प्रयास सभी मित्रों, दोस्तों और परिचितों के माध्यम से संभव है। हेल्प बॉक्स एनवायरनमेंट के ऊपर एक छोटा सा इनिशिएटिव चलाता है, अपना थैला बैंक चलाता है। उसी दिए कपड़े को, थैले को प्रमोट करने के लिए पॉलिथीन के विरुद्ध, और उसके लिए स्वच्छ भारत और भोपाल नगर निगम की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर भी है। तो पर्यावरण और बच्चों के ऊपर कुछ न कुछ गतिविधियां कंटिन्यू सुनील जी के साथ में, सर्जना के साथ में चलती रहती है, और काफी लोगों का सहयोग मिलता है। आप सभी सुलझन के इस प्लेटफॉर्म एक अलग तरह से अपन रूबरू हो रहे हैं, कुछ उस सभी के लिए आपका धन्यवाद। आप परिचित हो गए हेल्प बॉक्स से और सर्जना एकेडमी से, और सुलझन तो हम सभी की उलझने को सुलझाने का एक प्रयास है। आनंदिता जी चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रही हैं। इसके पहले मैं गुजारिश करूंगा अंजना जी को, अंजना जी की आनंदिता जी का परिचय दें। अंजना कपूरिया जी। तो सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, गुड इवनिंग। और आई पर्सनली फील सो फॉर्चुनेट, पहली बार मैं सुलझन के कार्यक्रम में भाग ले रही हूँ, और जितने भी कार्यक्रम आए हैं वो बहुत ही आकर्षक थे टाइटल वाइज, बट अनफॉर्चुनेटली कोई रीजन रहा जिसके कारण मैं ज्वाइन नहीं कर पाई। पर मुझे आज बहुत खुशी है मिसेस आनंदिता रॉय को इंट्रोड्यूस करते हुए, और वास्तव में अनुभव और उसके साथ जो स्किल होती है उसका एक बहुत ही जिसको बोलते हैं प्यारा कॉम्बिनेशन है मिसेस आनंदिता रॉय। उन्होंने अभी वो एज अ साइकोलॉजिस्ट एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ में कार्यरत हैं, परंतु इसके पहले उन्होंने पूरे भारत के जितने भी नामी और प्रसिद्ध स्कूल हैं उनमें काम किया हुआ है, जिनमें से कुछ के नाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। इन्होंने जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल रुड़की में काम किया है, चौथराम पब्लिक स्कूल इंदौर, आईवी इंटरनेशनल स्कूल जालंधर, डीपीएस भोपाल में भी आपका सहयोग रहा है। और इनकी पिछले 7 वर्षों का अनुभव है, और इनकी जो एक्सपर्टी है वो है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट काउंसलर के रूप में। इसके अलावा भी जो इनकी एक और एक्सपर्टी है वो है हैंड राइटिंग और सिग्नेचर एनालिस्ट के तौर पर।
और आनंदिता जी का जो कार्यक्षेत्र है वो सिर्फ एडोलेसेंट और चिल्ड्रन के साथ ही रुकता नहीं है, वो खासकर कपल काउंसलिंग, रिलेशनशिप काउंसलिंग और जो भी लाइफस्टाइल से रिलेटेड एडल्ट्स में जो डिसऑर्डर्स होते हैं आजकल तो बहुत ही कॉमन हो गए हैं, जिन्हें हम फैशनेबल तरीके से डिप्रेशन और एंजाइटी का नाम देने लगे हैं, उनमें भी आपकी जो एक्सपर्टी है उसका सहयोग लेकर उनसे बचा जा सकता है, उनके निदान खोजे जा सकते हैं। तो फिर इतनी सारी खूबियों को जानने के बाद अब आपका मन होगा कि मैं आपके और आनंदिता जी के बीच से तुरंत हट जाऊं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ मिसेस आनंदिता रॉय को, और चलिए हम सब मिलकर उनसे सीखते हैं कि पेरेंटिंग कैसे सहज हो सकती है। आनंदिता जी। नमस्कार मैम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आप सभी को। इतने एक्सपीरियंस्ड लोगों के बीच में मुझे बहुत ही घबराहट सी हो रही है अब कि मैं किस प्रकार बात करूँगी। आप सब अपने अपने लेवल पे बहुत आगे बढ़े हुए हैं और बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। आशा करती हूँ कि जो भी मैं बताऊँ, जो भी मैं डिस्कस करूँ, कुछ हद तक जस्टिस कर पाए। आपने मुझे इन्वाइट किया उस चीज़ को। अब इसके पहले कि हम आगे बढ़े इस सेशन में, हमारे पास चैट बॉक्स है, हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। ये एक लेक्चर नहीं है। आज हम आई थिंक अगले आधे घंटे के लिए एक डिस्कशन करना चाहूँगी मैं आप सभी के साथ कि एक पेरेंटिंग, एक जो अपने आप में एक, जिसे हम आजकल के नए पेरेंट्स हवा के रूप में देखते हैं कि भाई बच्चे को बड़ा करना इस दौर में कितना मुश्किल हो जाता है, और स्पेशली जब दोनों पेरेंट्स वर्किंग हो, और स्पेशली जब कोई एक्सपीरियंस किसी को भी नहीं होता। इट इज़ ऑलवेज, मतलब आप सबको बहुत एक्सपीरियंस है, इट इज़ अ ट्रायल एंड एरर बेस्ड थिंग। साइकोलॉजिस्ट ने कई सारी थ्योरीज दी है कि आपको इस तरीके से पेरेंटिंग करनी चाहिए, उस तरीके से पेरेंटिंग करनी चाहिए, पर आप और मैं, हम सभी ये जानते हैं कि वो सब चीज़ें सिर्फ टेक्स्ट बुक में अच्छी लगती हैं। हम अपनी रियल जिंदगी में एक, हम इसको बोलते हैं इंट्यूटिव पेरेंटिंग, कि हमें जो हमारी परिस्थितियों के हिसाब से ठीक लगता है हम वो चीज़ करते हैं अपने बच्चे के साथ। हो सकता है कोई ऐसा किताबों में ऐसा लिखा हो, या हमारे जैसे ही कई मनोवैज्ञानिक पेरेंट्स को गाइड भी करते हैं कि आप ऐसा करिए, आप इस तरीके से बात करिए। पर अल्टीमेटली आप और आपका बच्चा, वो बोलते हैं ना एक जंग का मैदान है, आप है और आपका बच्चा है, और फिर आपके पास कोई हथियार नहीं है, ना आपका साइकोलॉजिस्ट है, ना आपका समाज है, कोई नहीं है। आप हैं जिसको अपने बच्चे को समझ के उसकी शारीरिक, मानसिक, इमोशनल हर तरीके की नीड को समझ के उनको फुलफिल करना है। तो जैसा कि मैं बोल रही थी कि आई वुड रिक्वेस्ट कि जब भी मैं सवाल पूछूं, आप प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करके मेरे सवालों का जवाब ज़रूर दें, या आप किसी कारणवश अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो नीचे जो चैट बॉक्स है उसमें क्लिक करके अपने जवाबों को ज़रूर लिखें। अच्छा, मेरे पास कुछ नोट्स हैं जो मैंने अपने रेफरेंस के लिए रखे हैं, ताकि मैं कोई पॉइंट मिस आउट ना कर जाऊं। जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि इस पेरेंटिंग को आप एक शब्द में डिफाइन करें, तो आप इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? आप चैट बॉक्स में अपने जवाब डाल सकते हैं। देखिए, जब तक इंटरैक्टिव नहीं होगा सेशन, हम मजा नहीं आएगा। क्या होती है पेरेंटिंग? परवरिश क्या होती है? एक शब्द। Upbringing, okay. Thank you, Prabjot. Understanding the responsibility. Enjoyment, अरे वाह. Connection. The way you care for your child. Very good, very nice. देखिए, अपने बच्चे को काबिल बनाना in every sense. बिल्कुल सही। देखिए, मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। आप सब अपने आप में बहुत अच्छे से जानते हैं कि पेरेंटिंग का मतलब होता है एक उस तरीके का व्यवहार जो आप अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग में उसको बड़ा करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, जो उसके शारीरिक, मानसिक, इमोशनल हर तरीके के एस्पेक्ट को कवर करती है। परंतु इन सारे प्रोसेस में एक ह्यूमन बिहेवियर का टर्म होता है इनर क्रिटिक। एक ना हमारे दिमाग में एक पीछे आवाज चलती रहती है, हमारे अंदर से एक नेगेटिव वाली आवाज जो हमें कहती रहती है, क्या आप ये सही कर रहे हो? क्या मैं अपने बच्चे को सही से बड़ा कर रहा हूँ?
क्या मुझे उस बच्चे को उस समय डांटना चाहिए था? क्या मैं मतलब मेरा बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो मैं उसको किस तरीके से रोकूं? मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुन रहा, शायद मुझ में कुछ कमी है। तो पार्टिसिपेंट्स, मेरी आपसे गुजारिश है कि ये जो सेशन हम आगे अभी जो डिस्कशन करेंगे, अपने उस इनर क्रिटिक को थोड़ा सा साइड में बिठाइए। आप सब अपने आप में बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं अपने बच्चों को बड़ा करने में। हाँ, कुछ ऐसी चीजें होती है जहाँ दो एंटिटीज के बीच का जो गैप होता है उसको हम ब्रिज करने में आपकी मदद कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर कभी आपकी जगह नहीं ले सकता, हम आपको कुछ चीजों में गाइड कर सकते हैं। तो अपने इनर क्रिटिक को हम चाहेंगे कि थोड़ी देर के लिए साइड में रखें और फिर हम इस सेशन को थोड़ा सा खुले मन से सुनें। जब हम साइकोलॉजिस्ट के इसकी बात करते हैं कि किस टाइप्स की पेरेंटिंग होती है, कितने टाइप्स की पेरेंटिंग होती है, तो हम बोलते हैं कि हाँ, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग होती है, परमिसिव पेरेंटिंग होती है, नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग होती है। ये सब बड़ी किताबी चीजें हैं। आजकल स्पेशली कोविड में हमारी पेरेंटिंग की परिभाषाएं बहुत बदल गई हैं। जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं, आज हम बात करते हैं न्यू एज पेरेंटिंग की, आज हम बात करते हैं पर्पसफुल पेरेंटिंग की, आज हम बात करते हैं माइंडफुल पेरेंटिंग की, और सबसे ज़रूरी आज हम बात करते हैं कॉन्शियस यानी कि जागरूक पेरेंटिंग। क्योंकि देखिए, आप खुद भी ये चीज़ महसूस करते होंगे कि हर साल बच्चों की ज़रूरतें बदलती है, बच्चों का माइंडसेट चेंज होता है, हर चीज़ अपने रूप में बदल रही है और कोविड ने अपने आप में सब कुछ बदल दिया है। तो सिंस पेरेंटिंग एक ऑनगोइंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है, उस पूरी प्रोसेस में हमें अपने आप मतलब अपने आप में कई सारी चीज़ें अनलर्न करके रीलर्न करने की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे कई चीज़ें हमें खुद एज अ पेरेंट सीखनी पड़ती है, अपने माइंड को बिल्कुल ओपन रख के, और कई चीज़ें जो हमारी पुरानी रूढ़िवादी चीज़ें हैं, जो हमने शायद अपने पेरेंट्स से सीखी थी, जो उस समय के लिए उपयुक्त थी, उचित थी, जो कि आज के समय में नहीं हम अप्लाई कर सकते, हम उन चीज़ों को अनलर्न करते हैं। ठीक है? अब पॉजिटिव पेरेंटिंग, नेगेटिव पेरेंटिंग, किस तरीके से उसको अच्छा बनाएं। आजकल के बच्चों से जब आप बात करते हैं, मेरा बहुत सारे एडोलेसेंट, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, जो नए नए एकदम टीनेज, प्री टीन एज ग्रुप जिनको बोलते हैं हम, 9 साल की उम्र से 8 से 9 साल की उम्र का जो पड़ाव होता है, आजकल तो टीनेज थोड़ा सा शिफ्ट होता जा रहा है ना हमारे बदलते लाइफस्टाइल के साथ। तो हम जो इन बच्चों की बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि पेरेंट्स और बच्चों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो गया है उनके रिश्तों में। ठीक है? वो बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स तो दिन भर मेरे सर पे ही बैठे रहते हैं, मैं कभी अकेला बैठ ही नहीं पाता हूँ, मुझे अपने कमरे का दरवाज़ा खुला रखना पड़ता है, मैं फ़ोन पे चैन से बात नहीं कर सकता, मैं ज़रा सा टीवी ज़्यादा देखता हूँ तो मेरी माँ पीछे से आ जाती है टीवी बंद करने के लिए, मेरे पीछे पड़ी रहती है कि नहा लो, मुझे नहीं नहाना आज। खाना खा लो। तो ये जो छोटी-छोटी परेशानियाँ होती हैं, ये बच्चे अपने मुँह से बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें हमारा पीछा छोड़ते ही नहीं हैं। इस पेरेंटिंग के टाइप को एक नाम दिया है मशहूर साइकोलॉजिस्ट ने, इसको हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग बोलते हैं। जब हम ऐसे हेलीकॉप्टर की तरह शायद अपने बच्चे के पीछे-पीछे मंडराने लग जाते हैं कि तुमने ये किया, तुमने ऐसा किया, तुमने नाश्ता किया, तुम इस टाइम पे क्यों नहीं उठे, तुमने अपना बिस्तर क्यों नहीं ठीक किया, और गड़बड़ ये होती है कि हम ये नहीं समझ पाते, बच्चे ये नहीं समझ पाते कि आपका उसके पीछे इंटेंशन क्या है। आप अपने बच्चे को डिसिप्लिन करना चाहते हैं, पर जैसा कि हम सभी को पता है कि बच्चों के लिए सबसे बड़े दुश्मन तो पेरेंट्स होते हैं, कि बस मम्मी ने अब मुझे बोल दिया कि किताब खोल के पढ़ाई करो, बस अब तो मैं नहीं पढ़ूँगा, आप कुछ कर लो, मैं किताब खोल के पढ़ने नहीं बैठ। एक बगावती नेचर होता है, एक इम्पल्सिव नेचर होता है, जो बच्चे शो करते हैं इस पर्टिकुलरली इस प्री टीन से लेके मिड टीन तक की एज ग्रुप में, जिसको कि हम 9 टू 12 और 13 टू 15 की एज ग्रुप बोलते हैं। इस समय शारीरिक चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं हॉर्मोन्स के कारण, तो एक जिसे हम ब्रेन फॉग बोलते हैं ना, कि बच्चों को समझ नहीं आ रहा होता है, अगर मैं उनकी भाषा में बोलूँ तो, कि चल क्या रहा है दिमाग में, मुझे अपने मतलब मुझे कभी अचानक से रोना आ जा रहा है, मुझे एकदम से गुस्सा आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसको कैसे कंट्रोल करूँ। मुझे गुस्सा आता है तो मैं चीज़ें फेंक देता हूँ।
तो बच्चों के अंदर जो ये रेज, जो ये गुस्सा, जो ये इरिटेबिलिटी, ये सारी चीजें उनके हार्मोन्स के कारण होती है। ठीक है। किसी ने लिखा है कि मैम छोटे बच्चों के बारे में भी बताइए। मैम हम एक एक करके बात करेंगे। तो जब हम खास तौर से प्री टीन और मिड टीन की बात करते हैं, तो इस समय हार्मोनल चेंजेस के कारण उनके मन में कई बदलाव आते हैं। अब चीजें चैलेंजिंग इसलिए और हो गई क्योंकि अब आ गया कोविड। पिछला जब फर्स्ट वेव आई थी कोविड की, तब हमने बच्चों को बहला फुसला लिया कि बेटा कुछ दिनों की बात है, इन दिनों के बाद तुम बाहर जा पाओगे, ये कर पाओगे, वो कर पाओगे, हम नेगोशिएट कर पाए। परंतु जब ये सेकेंड वेव आई, इस सेकेंड वेव ने सबके परिवारों का कुछ हिस्सा ले लिया। हम जितने भी हम यहाँ मौजूद हैं, हम में से हर एक ने किसी न किसी बहुत नियर वन को खोया है। वी हैव लॉस्ट पीपल इन आवर फैमिलीज, जो कि बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटिक रहा है। और उस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के कारण अब हमारे मन में एक एप्रीहेंशन आ गया है कि व्हाट इफ, अगर ये दोबारा हुआ तो। इंसान अपने एक्सपीरियंस से ही आगे बढ़ता है ना। तो अब उसने वो एक्सपीरियंस कर लिया कि कोविड जो एक एक्सटर्नल वायरस है, जो हमारे शहर में आया, हमारे देश में आया, हमारे शहर में आया, हमारे घर तक घुस गया, और उस प्रोसेस में हमने अपने कई करीबी रिश्तेदारों को, कई परिवारजनों को खो दिया। अब इस अनसर्टेनिटी ने बच्चों में और बड़ों में बहुत ज्यादा एंजाइटी प्रोवोक कर दी, एंजाइटी पैदा कर दी। पहले वेव के कारण पेरेंट्स ऑलरेडी एग्जॉस्टेड थे, घर के अंदर पूरा परिवार, मदर के ऊपर पूरा लोड, क्योंकि बच्चों को हर एक घंटे में भूख लग जाती है, हर एक घंटे में भूख लगती है तो कुछ बनाना पड़ता है, कुछ बनाना है तो उसके बर्तन होते हैं, प्रिपरेशन होती है, छोटी 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 छोटी, हम जिसे कहते हैं ना कि अगर हम ऐसे धीरे 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 पहाड़ बन जाता है, वो छोटी छोटी चीजों का। और जब हम एक आजकल तो पेरेंट्स, मेल फीमेल जो भी घर पे रहे, जो भी घर की देख रेख कर रहा है, उसके ऊपर अगर छोटी 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 रिस्पॉन्सिबिलिटीज एड ऑन होने लग जाती है, तो वो रूप ले लेती है तनाव का। और उस चीज को अगर हम मैनेज ना करें तो तनाव अपने आप में एक मानसिक बीमारी का रूप ले लेता है। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि आपको ये समझने की जरूरत है कि एक मानसिक बीमारी की शुरुआत कहाँ से हो सकती है ना, अगर हम इसको पेरेंटिंग से जोड़े तो। अब पेरेंटिंग के बारे में डिस्कस करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जितने भी एडल्ट्स हमारे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए, जब हम उनकी केस हिस्ट्री लेते हैं, जब हम उनसे बातचीत करते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा पता चलता है कि उनके संबंध उनके पेरेंट्स से ठीक नहीं थे। उनके फादर या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, या उनकी मदर उन पे ध्यान नहीं देती थी, या उनके मदर के साथ बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप इश्यूज होते थे। तो कहीं ना कहीं चीज़ें नैरो डाउन होके हमारे पेरेंटल रिलेशनशिप, चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप के ऊपर आके अटक जाती थी। अब आप बोलेंगे कि पेरेंटिंग के बारे में बात करनी थी, तो ये बातें क्यों? क्योंकि आपको कोई नहीं बता सकता कि आपको किस तरह की पेरेंटिंग करनी है। आपको एज अ प्रोफेशनल मैं सिर्फ एक डायरेक्शन दे सकती हूँ कि ये चीज़ें हैं जो कि एक बच्चे में, चाहे वो 2 से 5 साल की उम्र में हो, 5 से 10 साल की उम्र में हो, या प्री टीन या टीनेजर में, ठीक है। अब इस चुनौतीपूर्ण समय में, जब कोविड के दौरान हम सब घर के अंदर आए, अब बच्चों में क्या व्यवहारिक चेंज नजर आए हमें? बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया, पहले दुगुना हुआ, फिर तिगुना हुआ, फिर चौगुना हो गया। स्क्रीन टाइम, बच्चे पूरे समय मोबाइल के सामने बैठे हुए हैं, उनकी क्लासेस मोबाइल में चल रही है, उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मोबाइल में चल रही है, उनका यूट्यूब मोबाइल में चल रहा है। कई जगह तो ऐसा भी है जिनके पास लैपटॉप्स है, एक तरफ क्लास चल रही है, बच्चे एक तरफ यूट्यूब पे गाने सुन रहे हैं, एक तरफ अपने दोस्तों के साथ गेम खेल रहे हैं। तो जो स्क्रीन एक्सपोजर एकदम से बढ़ा, उसके कारण कई सारी क्षतिपूर्ण परिस्थितियां भी डेवलप हुई, जैसे कि ऑब्वियसली व्यवहार में चिड़चिड़ापन बढ़ने लग गया। अगर मैं आपको अभी 2 घंटे इस स्क्रीन के सामने बैठा दूं और आपको ना हिलने दूं, और मैं आपको बोलूं कि आपको यहीं बैठ के एक बंदे की बात सुननी है, लिखना है, पढ़ना है, यकीन मानिए आंखें जलती हैं, ठीक है, इरिटेबिलिटी होती है, ऐसा लगता है मैं क्यों यहाँ पे बैठा हूँ जहाँ पे मुझे अपना पूरा बैकग्राउंड
इससे सिंक में नहीं लग रहा। अभी अगर मैं यहाँ अपने लैपटॉप के सामने बैठी हुई हूँ तो मेरे पीछे टीवी है, टीवी के पीछे बालकनी है, उधर अलमारी है, उधर रेडियो चल रहा है, तो इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस है। तो आप मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं सिर्फ इस स्क्रीन पे ध्यान दूं और मैं और कहीं ध्यान ना दूं, है ना? तो ये एक, और बच्चों का जो एक नेचर होता है वो अपने आप में बहुत उत्सुकता भरा होता है। दे आर वेरी इनक्विजिटिव बाय नेचर। मतलब उनको जानना है कि भाई उधर रसोई में जो आवाज आ रही है तो मम्मी आज इडली बना रही है कि मम्मी आज टिंडे की सब्जी बना रही है, उधर घंटी बजी है तो क्या मेरा अमेज़न का पार्सल आया है या दूध। दे जस्ट हैव टू नो एवरीथिंग। तो आप ये समझिए एक एनवायरनमेंट में इतना chaos and they have to focus on one thing. It is not possible. It is not possible for us also. अभी तो मैं बोल रही हूँ तो मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रही हूँ, बट आप सब जो भी मुझे सुन रहे हैं, साथ में कुछ ना कुछ मल्टीटास्किंग चल रही है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फोकस ऑन वन थिंग, है ना? जब हमसे नहीं हो पाता तो बच्चों के लिए तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब आप बोलेंगे कि ये पेरेंटिंग की बात तो हो ही नहीं रही है, बच्चों की ही बात हो रही है। पेरेंटिंग की आधी लड़ाई हम जीत जाते हैं जब हम अपने बच्चों के व्यवहार को समझने लग जाते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट का वही रोल होता है कि वो आपको अपने बच्चे के व्यवहार से अवगत कराए। अब इसके पहले कि मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं, मैं आप सबसे ये जानना चाहती हूँ, जब हम ह्यूमन इमोशन यानी कि भावनाओं की बात करते हैं, हमारे पास सकारात्मक भावनाएं होती है और नकारात्मक भावनाएं होती है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कौन सी नकारात्मक भावनाएं हैं जो आप अपने बच्चों में नोटिस करते हैं? क्या आप मुझे चैट बॉक्स में या अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं? क्योंकि इसके बाद एक एक्सरसाइज होगी जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और उसमें आपको इन भावनाओं की बहुत जरूरत पड़ेगी। हमारे पास आ गए जवाब। डिससैटिस्फैक्शन, एरोगेंस, वो हमसे खुल के नहीं बात करते, नॉट कंफर्टेबल इन शेयरिंग थिंग्स विद अस, एंगर, need to please others, गुस्सा, ठीक है। अब हाँ, माई सन इज टू कंसर्न्ड ऑफ हिज लुक्स। अरे मैम, जो प्री टीन होते हैं और जो टीनेजर्स होते हैं, जब तक वो 4 बार अपने आप को आईने में नहीं देख ले तब तक तो घर से बाहर ही नहीं निकल सकते वो। सेल्फिश, बात बात में गुस्सा, दे वांट टू चिल, डोंट वांट टू थिंक एंड प्लान, एब्सोल्युटली। चलिए, अब इसमें मैं 2-3 चीजें और ऐड कर दूंगी। एक होता है डर, फियर, एंगर आप लोगों ने बताया। एक होता है डिस्गस्ट, एक घृणा की भावना, खुद के लिए या किसी और के लिए। दुख, दुखी महसूस करना। रेज, जो कि गुस्से से थोड़ा सा आगे होता है। गुस्सा होता है नॉर्मल गुस्सा, चिल्ला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। रेज होता है कि उस गुस्से के कारण आप कुछ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर में इन्वॉल्व हो, ठीक है। अकेलापन भी एक फीलिंग होती है और जो कि बहुत नकारात्मक होती है स्वभाव में। और अनॉयंस की बात किसी ने करी, बिल्कुल। लेजीनेस भी होती है। टॉकिंग इन हार्श एंड लाउड मैन, एब्सोल्युटली, आई कंप्लीटली अग्री। नाउ टाइम फॉर द एक्टिविटी। मैं आपके सामने कुछ सिनेरियोज प्रेजेंट करूंगी। सिनेरियोज मतलब मैं एक, आप इमेजिन करिए कि ये जो भी स्टेटमेंट मैं बोलूंगी वो एक 13 साल का बच्चा बोल रहा है, ठीक है। और वो 13 साल का बच्चा जो बोल रहा है, आपको उसमें से उसका इमोशन आइडेंटिफाई करना है और उस इमोशन से वो क्या बिहेव कर रहा है आपको वो आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो आप अपने उत्तर मुझे चैट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं और मैनुअली आप अपने आप को अनम्यूट भी, जैसे मैंने अभी अपने आप को अनम्यूट किया, आप अपने आप को अनम्यूट भी करके बात कर सकते हैं, ठीक है। अब पहला एग्जाम, क्या ये क्लियर है सबको? क्या मैं एक थम्स अप मिल सकता है मुझे? ओके, ठीक है। नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल, मेरी मम्मी ने आज उन अंकल के सामने ये कहा कि मेरी हैंडराइटिंग बहुत बेकार है। ऐसा मम्मी ने क्यों कहा? इस स्टेटमेंट के पहले, हाँ जी मैम, शोभा मैम, अनम्यूट करके बताएं अपने आप को। उसने अपने को थोड़ा सा अपमानित महसूस किया। अपमानित महसूस किया, बिल्कुल।
एक उसको उसका एक छोटा सा जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है बच्चों का, जो फ्रजाइल सा ईगो होता है, वो हुआ, है ना। और उसके उसके कारण उसका क्या व्यवहार हो सकता है मैम? हाँ, वो मतलब ये शो करेगा रिसेंटमेंट जिसको कहते हैं हम, जी वो जी गुस्सा बिल्कुल। दिखाएगा। हाँ और ये कहेगा कि बाद में मम्मी की बात जो कहेगी वो उसको नहीं मानेगा वो, और बिल्कुल। मतलब किसी न किसी वे में अपना रिसेंटमेंट शो मतलब करेगा। वो अंकल जब घर से चले जाएंगे हाँ, उसके तो बाद उसके वो बाद या तो दरवाजा धाड़ से बंद बाहर से करेगा, बंद करेगा, या खाना नहीं खाएगा, ऐसी या हरकतें करेगा। है ना, ऐसी हरकतें करेगा। बिल्कुल सही। एक और एग्जाम्पल, मुझे समझ नहीं आता कि मेरे पापा दूसरों को ये क्यों बोलते रहते हैं कि मैं मोबाइल पे लगा रहता हूँ हमेशा। क्या इमोशन बच्चा महसूस कर रहा है? मुझे ये समझ नहीं आता कि मेरे पापा सबको क्यों बताते रहते हैं कि मैं हमेशा मोबाइल पे लगा रहता हूँ। मिसअंडरस्टूड, अमेजिंग। और इसका कोई कोई बोलना चाहते हैं कुछ? इरिटेशन, अनफेयर, 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 ऐसा ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? और लैक ऑफ फ्रीडम, एब्सोल्युटली। इसका बिहेवियरल रिपरकशन क्या होगा? अनीता मैम, आप बोलेंगे कुछ? हाँ श्योर। बिल्कुल मैम। वो यही बोलेगा कि जी, आप लोग तो दिन भर अपने मोबाइल पर लगे रहते हैं, हम तो आपको कुछ नहीं कहते। एग्जैक्टली, यू गेव द करेक्ट आंसर मैम। मैं भी वही बोलने वाली थी कि हम कई बार ये भूल जाते हैं कि हम बच्चे को बोलते चलो मोबाइल रखो, पर हम ऐसे बोलते हैं चलो मोबाइल रखो, रख दो, खत्म हो गया टाइम। सो हम अपना मोबाइल हाथ से हटाते नहीं है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो ये बच्चा है, हकीकत है, ये होता है। बिल्कुल ये होता है, बिल्कुल ये हर घर में बिल्कुल। होता है। ठीक है, अब एक और दो तीन सवाल, दो तीन चीजें और डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या होता है, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स है ना, हमें बड़ी रिलेटेबल लगती हैं चीजें की, क्योंकि सबके घरों में ये चीजें हो रही हैं, है ना। मेरे पेरेंट्स ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि मेरे सारे दोस्त इंस्टाग्राम और फेसबुक पे है, पर वो मुझे डाउनलोड नहीं करने दे रहे हैं। वो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक डाउनलोड नहीं करने दे रहे हैं। वो मेरे पीछे पड़े हैं कि मैं अभी सोशल मीडिया नहीं कर सकता। बच्चे में अविश्वास है, उनको विश्वास नहीं है बच्चे में। यस यस। तो बच्चा ये महसूस करता है कि क्या मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता? मेरे सारे दोस्त हैं, उनके पेरेंट्स तो मान रहे हैं ये चीज, मैंने ऐसा क्या कर दिया, या मैंने ऐसा उनका विश्वास कब तोड़ दिया कि उन्होंने ऐसा किया। एक और एग्जाम्पल, मेरे पेरेंट्स आपस में बहुत लड़ते हैं, क्या इसका कारण मैं हूं? मेरे फला सब्जेक्ट में फला नंबर आए थे, शायद मेरे पेरेंट्स इसलिए लड़ रहे हैं, शायद वो इसलिए गुस्सा है और इसलिए आपस में लड़ाई कर रहे हैं। क्या भाव है बच्चे में? गिल्ट। गिल्ट, गिल्ट, बिल्कुल बिल्कुल। तो गिल्ट है। एक और इसी से मिलता जुलता उदाहरण या एक स्टेटमेंट, अरे बाप रे, मैं तो मैथ्स में फिर से फेल हो गया, अब मम्मी के पास लेके जाऊंगा अपना तो फिर चालू हो जाएंगी कि देखो मैंने तुम्हें कहा था, तुमने पढ़ाई नहीं करी, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। वो अपने छोटे भाई को देखो, उसको मैं 1 घंटा पढ़ाती हूँ, उसके नंबर आ जाते, तुम्हारे साथ में 3 घंटा सर फोड़ती रहती हूँ, मेरे को तुम्हारे कोई नंबर नहीं आते हैं, तो तुम तो मतलब मेरे समझ के परे हो। तो जब मेरी माँ मुझे यही सब बोलने वाली है, जब मैं एक फेलियर हूँ, तो मैं इससे अच्छा खुद ही साइन करके दे देता हूँ, क्यों उस लेक्चर को मैं बाद में रिजल्ट में पीटीएम में एक साथ ही झेल लूंगा। इस समय बच्चे ने कौन कौन से भाव महसूस करे? डिस्गस्ट, इन्फीरियोरिटी, इनसिक्योरिटी। देखिए, मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाहती हूँ इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में कि एक इंसिडेंट था, बच्चे ने अज्यूम किया अपने पिछले एक्सपीरियंस से कि मेरे को पिछली बार जब नंबर कम आए थे और मेरे भाई को ज्यादा आए थे, ठीक है। तो उस समय मेरी माँ ने मुझे उसके सामने कंपेयर किया, नंबर 1 डांटा और बोला कि मैं एक फेलियर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो इसके कारण क्या होता है, बच्चे के मन में एक अजम्पशन, एक काल्पनिक दुनिया बनने लग जाती है, जिसमें वो 2+2+2 करने लग जाता है कि मेरे को रिजल्ट आया नेगेटिव,
इसका रिएक्शन पेरेंट्स की तरफ से नेगेटिव, कंपैरिजन, लो सेल्फ एस्टीम, छोटी 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 चीजें बन के क्या होता है, फिर बच्चा आपसे झूठ बोलने लग जाता है, बच्चा गुस्सा दिखाने लग जाता है, बच्चा दरवाजा पटकने लग जाता है, रिबेलियस एटीट्यूड। क्यों? क्योंकि बच्चे को अपना इमोशन जाहिर करना नहीं आता। हम एडल्ट्स को नहीं आता। कई बार हम जो बच्चों पे झल्ला देते हैं, हम जो बोल देते हैं कि तुम ना बहुत परेशान करते हो, चले जाओ, मेरे मुझे शक्ल नहीं देखनी तुम्हारी, वो क्या दिखाता है कि आप परेशान हो, आपके मन में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे आप विचलित हो, और उस विचलित होने के कारण आप अपने बच्चे को झल्ला के। तो यहाँ पे मैं आपका ध्यान इस चीज पे लाना चाहूंगी कि एक बच्चा, मैं साइकोलॉजी के सारे मॉडल, सारी थ्योरीज एक तरफ, बट एक चीज जो हर जनरेशन में होती है कि बच्चा एक मॉडलिंग बिहेवियर से चीजें सीखता है। जो आप करेंगे वो आपका बच्चा बहुत ही सटल तरीके से आपको ऑब्जर्व करेगा और वही चीज करेगा। आप किस तरीके से अपनी मेड से बात कर रहे हैं, आप किस तरीके से दूध वाले से बात कर रहे हैं, आप किस तरीके से एक दुकान वाले से बात कर रहे हैं, आपको एक हर जगह लिखा रहता है ना, यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस, यू आर अंडर सर्विलेंस 24/7। बच्चा आपको देख रहा है। और ये जो बातें मैं आपको कह रही हूँ, ये सब बच्चों से सुनी है मैंने। एक बहुत कॉमन चीज जो मैं सुनती हूँ कि एक बच्ची थी, उसकी लड़ाई हुई, 13 साल की है, उसकी लड़ाई हुई अपनी दोस्त से, एकमात्र दोस्त, उससे, उसकी नेहा से लड़ाई हुई। भाई आया, भाई ने कुछ चीजें उसकी इधर उधर फेंकी, चला गया। फिर आई मम्मी कि तुमको मैं तब से बोल रही हूँ, तुम नहाई नहीं, तुम्हें मैंने कहा था नाश्ता नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। तो बच्चे को एक वो फीलिंग आने लग जाती है कि मैं अपने दोस्त के साथ नहीं पैचअप कर पा रही हूँ चीजें, मैं अपने भाई के साथ नहीं कर पा रही हूँ, मम्मी के साथ तो कर ही नहीं पा रही हूँ, तो मतलब दिक्कत मुझ में है ना। तो आप अगर याद करें, मैंने शुरुआत में एक इनर क्रिटिक की बात करी थी, जो कि आज हमारी एज में भी हमारे अंदर बहुत लाउडली बात करता है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम वैसा नहीं कर सकते। परंतु बीइंग एन एडल्ट हम उस चीज से बाहर निकलते, हम उस इनर क्रिटिक की आवाज को धीमा करके हम आगे बढ़ पाते हैं। परंतु ये जो बच्चे होते हैं, इनके अंदर का जो इनर क्रिटिक होता है, ये उनके लिए असंभव होता है कि वो उस इनर क्रिटिक को चुप कराए और आगे बढ़े, है ना। वो उनके अंदर वो स्किल नहीं होती। वो स्किल डेवलप करवाने का रोल होता है पेरेंट्स का। पेरेंट्स का रोल किस तरीके से, अब पेरेंटिंग ऐसी, पेरेंटिंग वैसी, सब एक बैक सीट ले लेती है अगर सिर्फ और सिर्फ हम बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में बात करें, अगर हम अपने इमोशंस को बहुत ही सही सकारात्मक तरीके से डील करने लगे, तो हमारे बच्चे उसी चीज को मॉडल करेंगे। तो जब बच्चा गुस्सा करता है ना, आपको बहुत छोटे छोटे पैटर्न्स दिखेंगे बच्चों में कि अच्छा ये मेरे पे गई है, ये मेरी तरह चीजें फेंक रही है, आप रिलेट कर पाएंगे। अब क्या इसका मतलब ये होता है कि मैं अपने बच्चे के सामने सिर्फ अच्छा पेश करूं? मैं अपने बच्चे के सामने, मेरे पास ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि हम अपने बच्चे के सामने तो बिल्कुल लड़ाई नहीं करते, हम अपना अंदर चले जाते हैं, दरवाजा बंद करके फिर लड़ाई करते हैं। क्या ये सही है? नहीं। बच्चे को ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर मेरे पेरेंट्स फाइट कर भी रहे हैं किसी इशू के ऊपर, इफ दे आर फाइटिंग एंड्स, लड़ाई का खात्मा होता है। लड़ाई के जो रीजन होता है लड़ाई का, उस रीजन को हम सॉल्व कर सकते हैं और ठीक उसी तरीके से, कॉर्डियल तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। ये सारी चीजें जो होती है, ये रिलेशनशिप स्किल्स होती हैं जो बच्चा अपने पेरेंट्स को देख के सीखता है। काउंसलर्स और साइकोलॉजिस्ट के पास मैक्सिमम ऐसे बच्चे आते हैं, यकीन मानिए, जो कि बहुत ही डिस्टर्ब्ड परिवारों से आते हैं, जिनके पेरेंट्स बहुत आपस में लड़ते हैं, जहाँ मारपीट होती है, जहाँ अब्यूज होता है, जहाँ अल्कोहल इनटेक होता है। इन परिवारों में क्या होता है कि पेरेंट्स अपनी इमोशंस आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, एक दूसरे पे निकालते हैं, और वो जो सेकेंडरी विक्टिम होता है वो उसको इफेक्ट करता है रादर देन द फर्स्ट विक्टिम। तो बच्चों को कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग देना बहुत जरूरी है।
एक्सक्यूज मी, आपको बच्चे के सामने, सर मैं विजिबल हूँ? यस। हाँ हाँ, सॉरी। सो बच्चे के सामने आपको लड़ाई करना भी जरूरी है, बच्चे के सामने आपको आर्ग्यूमेंट करना भी जरूरी है, बच्चों के सामने कपल को गुस्सा दिखाना भी जरूरी है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। परंतु बच्चों के सामने कोशिश करिए कि ना कभी अपने स्पाउस को इंसल्ट करे, ना उनसे जो चीजें प्रैक्टिकल नहीं है वो एक्सपेक्ट करे। जैसे हम बोलते हैं ना कि आजकल मतलब लड़कियां घर चला रही हैं, लड़कियां आगे बढ़ रही है, हमारे साथ पेट्रियार्कल सोसाइटी की बात करते हैं, क्योंकि हम घर पे अपनी मम्मियों को देखते हैं कि वही काम करती है, पापा लोग काम नहीं करते हैं। आजकल वो पिक्चर बहुत बदल गई है, क्योंकि दोनों मेंबर्स वर्किंग होते हैं तो हस्बैंड और वाइफ मिलके किचन का काम करते हैं। अपने बच्चों को इन चीजों का एक्सपोजर दे दीजिए। हाँ, हमारी भारतीय शैली में अभी भी ये चीजें शायद आने में बहुत समय लगेगा, परंतु आज यहाँ पे जितने लोग हैं, अगर इतने पेरेंट्स ही ये समझ जाए कि बच्चों के बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने से पहले, उसको लेबल करने से पहले, अगर बीइंग पेरेंट्स हम अपने इश्यूज को रिजॉल्व कर लें, बीइंग पेरेंट्स हम बिटवीन द कपल जो इश्यूज है वो रिजॉल्व कर ले, तो आपकी पेरेंटिंग अपने आप एक यूनिक शेप लेती रहेगी। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। अब अगर आप डालेंगे ना गूगल पे, मैं सर से भी बात कर रही थी, सुनील सर से, अगर आप गूगल पे डालेंगे पेरेंटिंग टिप्स हाउ टू कम्युनिकेट, तो आपको ठक 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 4 पॉइंट्स आ जाएंगे। वही 4 पॉइंट्स मैं आपको बोलूंगी, वही 4 पॉइंट्स कोई और आपको बोलेगा, ठीक है। परंतु इन 4 पॉइंट्स में, जैसे कि उनमें से एक पॉइंट है कम्युनिकेशन। हम पढ़ते हैं कि हमें कम्युनिकेशन करना चाहिए, ठीक है, हमने पढ़ लिया, हमने सेशन अटेंड कर लिया, पर क्या हम वापस जाके उस कम्युनिकेशन को अप्लाई कर पाते हैं? हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं, और हम अप्लाई इसलिए, आई थिंक किसी का माइक अनम्यूट हो गया है, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू म्यूट योरसेल्व्स। या, थैंक यू। सो इट इज वेरी इम्पोर्टेंट कि हम कम्युनिकेशन को एक स्ट्रक्चर दे। देखिए, एट द एंड ऑफ इट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि 18 साल के नीचे जितने भी बच्चे हैं उनको एक स्ट्रक्चर की जरूरत है। बिना स्ट्रक्चर के एक बच्चा फंक्शन नहीं, उसमें वो स्किल नहीं होती, उसमें वो कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो बिना स्ट्रक्चर के फंक्शन कर पाए। हमारा रोल है स्ट्रक्चर देना, परंतु हमें उसमें तानाशाह नहीं बनना है कि बस मैंने ये लकीर खींच दी तो इस लकीर के आगे तुम नहीं बढ़ सकते। आज की हम बात करते हैं, जैसा कि मैं आपसे बता रही थी, कि कॉन्शियस पेरेंटिंग। आपको अपने, हम फैमिली मीटिंग्स बोलते हैं इन चीज़ों को, जहां हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि अपने परिवार में फैमिली मीटिंग्स को प्रमोट करें, क्योंकि होमवर्क करना रहता है ना, तो हम सब प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, उस चीज़ को थोड़ा सा पुश करते हैं। सप्ताह में एक दिन, नो मैटर व्हाट, इस चीज के लिए डिसिप्लिन जरूर रखिएगा। आधा घंटा, बच्चा 8 साल की उम्र के ऊपर हो बस, ताकि वो समझ सके थोड़ी सी चीजें कि क्या हो रहा है। तीनों चारों पांचों बैठे साथ में और बताएं, एक दूसरे से बातचीत करें कि भाई क्या हुआ। उसमें एक मदर अपने बच्चे को बोल सकती है कि आपने मुझसे जब ऐसे बात करी थी तो मुझे बुरा लगा था। परंतु इस कम्युनिकेशन में हमें एक ये चीज ध्यान रखनी है कि जब हम बच्चे से बात कर रहे हैं, ये वो मौका नहीं है जब आप बच्चे को लेक्चर देना शुरू कर देंगे कि देखो ऐसा है, अब तुम आ गए हो, बैठ गए हो, अब तुम मेरी सुनो, तुमने जो उस दिन किया था ना वो बहुत गलत था, अभी आगे से होना नहीं चाहिए। नहीं, आपको अपने शब्दों को रिफ्रेम करना है, ठीक है। उसके पहले आपको जरूरत है काम रहने की, CALM, काम इज द वर्ड फॉर पेरेंटिंग। नहीं हो पाता है, इतने सारे केओस में, इतनी पैंडेमिक की इतनी सारी समस्याओं के बीच में नहीं हो पाता है, परंतु वो माहौल आपको अपने बच्चे को देना पड़ेगा। नहीं तो यही बच्चा वो मार्केट में ना, वो आयल में बैठ के ऐसे ऐसे करके हाथ पटकेगा अपने कि मुझे ये चाहिए और अभी चाहिए, क्योंकि बच्चे को कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस नहीं समझ आया, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम एक वीकली वंस, नॉट इवन मोर देन दैट, वीकली वंस, स्टार्ट विद 10 मिनट्स, स्टार्ट विद 15 मिनट्स, अपने फैमिली का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। अगर वो नहीं है तो अपने बच्चे अगर छोटे हैं तो बोलिए कि चलो विल सिट टुगेदर एंड विल डिस्कस
encourage your children to talk about which behavior they felt was wrong, कि मम्मी ने ऐसा क्या किया था जिससे आपको किसी चीज से बुरा लगा क्या, और हमें ओन करनी है वो चीज। हमारे साथ ये हो जाता है, हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना, तो हमारा भी ईगो हाई हो जाता है, ये हम सभी माने या नहीं माने, बट हमारा ईगो भी बहुत हाई होता है, और हम उस हाई ईगो में हम माफी मांगना भूल जाते हैं। हम अगर कुछ गलत व्यवहार करते हैं तो हम माफी मांगना भूल जाते हैं बच्चे से, हम ये बोलना भूल जाते हैं कि ठीक है उस समय पॉसिबल नहीं है, मैं मानती हूँ। पर यहाँ पर कितने पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चे से 3 दिन 4 दिन 1 सप्ताह बाद बोला हो कि बेटा उस दिन जो मैं तेरे ऊपर चीखी थी ना, वो गलत था, मैं शायद किसी और काम से, किसी और चीज से अपसेट थी, इसीलिए वो गुस्सा मेरा तुम पे निकल गया, आई एम सॉरी। क्या हम ये इतने शब्दों में कभी अपने बच्चे से एक्सप्रेस कर पाते हैं? हम नहीं कर पाते। हमें लगता है अरे बच्चा है, क्या याद होगा, भूल गया होगा, मैं पेरेंट हूँ, मैं एक अथॉरिटी फिगर हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। और अगर ऐसा होता भी है तो यू हैव टू गो बैक टू योर चाइल्ड एंड से सॉरी फॉर इट। द मोमेंट अ चाइल्ड सीज कि अच्छा एक एडल्ट गलती कर सकता है, और इस गलती का अगर वो ऐसे वर्बली बोल दे, मुझे तो अच्छा महसूस हो रहा है, मेरी माँ ने मुझसे ऐसे बोला, मेरे पापा ने मुझसे ऐसे बोला, मुझे तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं भी अगर कुछ गलती करता हूँ, हो सकता है मुझसे अनजाने में हुई है, पर मैं अपने पेरेंट्स के पास जाके उस चीज को जाहिर कर सकता हूँ। कम्युनिकेशन, ठीक है। तो वो ओपननेस हमें अपने बच्चे को, वो माहौल हम अपने बच्चे को तभी दे पाएंगे जब हम खुद अपने अंदर वो बदलाव लाएंगे, ठीक है। अब फैमिली मीटिंग्स के साथ साथ हम ये भी सजेस्ट करते हैं पेरेंट्स को कि घर का दिन का एक मील, सारे मील्स पॉसिबल नहीं होते, सारे मील्स आप साथ में नहीं, सबकी क्लासेस, सबका वर्क शेड्यूल, ये वो सब अलग अलग होता है। कम से कम दिन का एक मील आइडेंटिफाई कर ले अपने परिवार के मुताबिक कि ब्रेकफास्ट है, लंच है, शाम की चाय है या डिनर है। इन चारों मील्स में से एक मील पूरा परिवार साथ में बैठ के खाना खाएगा। वो एक बोल ले लीजिए, पिक्चरों में भी देखा होगा आपने, आजकल कई कई सारे सीरीज में ये पिक करते हैं कि एक बोल ले लेते हैं, उसके अंदर सब अपने मोबाइल्स डाल देते हैं और फिर बैठते हैं खाना खाने, है ना। तो अगर आपका कार्य, जैसे कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स का अर्जेंट काम होता है तो वो वैसा नहीं कर सकते, परंतु इफ एज अ फैमिली you sit together and you keep your mobile away, the bacha will understand that yes, my parent is giving importance to me. वो छोटे छोटे बिहेवियरल क्यूज को उठाएगा, ठीक है। एक सिस्टम प्लेस में लाना इज डिसिप्लिन। सिस्टम के ओवररूल होने के बाद जो कॉन्सिक्वेंस होता है, अब इस पैंडेमिक में हमने देखा कि बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जा रहे हैं, बच्चों को उनके फिजिकल एनर्जी को वो वेंट नहीं मिल रहा है, खेल कूद नहीं कर पा रहे, तो चिड़चिड़ेपन में बहुत लड़ाई झगड़ा ये वो हो रहा है। परंतु अगर बच्चा एक लेवल के बियॉन्ड जा रहा है तो यू हैव टू पनिश योर किड। नाउ व्हेन आई से यू हैव टू पनिश योर चिल्ड्रन, दैट डजंट मीन कि आपको उसके ऊपर हाथ उठाना है, कि आपको उसको वर्बली अब्यूज करना है। नहीं, पनिशमेंट के कुछ सेट चीजें होती है, और वो सेट चीजें ये होती है कि आपने उसका गैजेट उससे दूर कर लिया, आपने उसका टीवी का टाइम कम कर लिया। अच्छा, अब दिक्कत क्या होती है ना हमारे परिवारों में, कि हमारी जो मम्मियाँ होती है वो बड़ी स्पेशल होती हैं, तो वो सीधे सीधे बोल देती है, तू ये कर रहा है कि नहीं कर रहा, नहीं तो मैं टीवी बंद कर दूंगी, तू ये कर रहा है कि नहीं कर रहा, नहीं तो मैं मोबाइल ले लूंगी। बोलेंगी, करेंगी नहीं, ठीक है। हम बोलते हैं, हम डराते हैं, जैसे बचपन में बच्चों को डराया जाता है ना कि बेटा सो जा नहीं तो वो आ जाएगा तेरे को उठा के ले जाएगा, हम डराते हैं। पर जब तक उनको वो कॉन्सिक्वेंस नहीं मिलता, प्रॉपर कॉन्सिक्वेंस नहीं मिलता, तब तक वो बच्चा मिसबिहेव करना बंद नहीं करेगा। अगर वो चिड़चिड़ापन दिखा रहा है, अगर वो टैंट्रम थ्रो कर रहा है, अगर वो आपको ऐसा दिखा रहा है कि मतलब मैं आपसे बदतमीजी कर रहा हूँ, पूरी ताकत लगा दीजिए, उस समय अपने आप को किसी तरीके से शांत कर लिया, आपकी शांति देख के द चाइल्ड विल कम अराउंड एंड रियलाइज दैट ही हैज डन समथिंग रॉन्ग। और अगर ऐसा एपिसोड होता है जहां वो टैंट्रम शो कर रहा है, इंस्टेड ऑफ स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग एंड
guiding, tell them to go to their room and tell them to reflect on what they said. अपनी ही बातों को सोचो. Don't, वो हम बोलते हैं ना, choose your, pick your battles. Don't reply to your kid. बच्चे में और आप में बड़ा कौन है? आप है ना. आप समझ पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं कि हाँ बच्चा किसी चीज से इरिटेटेड है, वो टैंट्रम थ्रो कर रहा है. मैं मानती हूँ अडल्ट लाइफ में भी कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, परंतु फिर भी एक बच्चे और एक एडल्ट के सामने मैं ये कोई भी ये एक्सपेक्ट करेगा कि एक एडल्ट ही थोड़ी सी विजडम दिखाएगा. उस बच्चे को उसके कमरे में भेजिए और उसको बोलिए that this is your time out and you have to reflect upon what you just did. बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं उनको हम रिफ्लेक्शन के लिए नहीं भेज सकते हैं अपने कमरों में. वो तो बस चिल्लाते हैं, रोते हैं, जिद करते हैं. उस समय के लिए बच्चों को जो एकदम रेज ऑफ इमोशंस होता है, बच्चे को बिठाइए, उस जगह से हटा दीजिए. जिस जगह पे वो कर रहा है ना, उसको उस जगह से हटाइए, पानी पिलाइए. आई एम नॉट टेलिंग यू टू रिवॉर्ड दैट बिहेवियर, आई एम टेलिंग यू टू टेक दैट चाइल्ड अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एनवायरमेंट. उस एनवायरमेंट से बाहर जाइए और बाहर जाके उनको शांत कराइए. उनसे पूछिए आप कैसा महसूस कर रहे हो, हाउ आर यू फीलिंग, क्यों रो रहे हो. हमारे साथ दिक्कत ये हो जाती है कि हम अज्यूम कर लेते, अच्छा तुमको मैंने ऐसा बोला इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो ना. नहीं, आप अपने बच्चे से पूछिए तुम्हें क्या हुआ है. लेट द चाइल्ड वर्बलाइज. हमें ये वर्बलाइजेशन, ये कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा प्रमोट करना है. बाकी सारी चीजें कुछ एक मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीजें हैं जो कि मैं इसमें लाना चाहूंगी आपके नोटिस में, कि हम सभी एज पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को समझे, अपने बच्चों से बात करें. नहीं हो पाता, हम फेल भी होते हैं, हम फिर नई टेक्निक सीखते हैं, हम सब अपनी तरकीबें निकालते हैं कि हम किस तरीके से. परंतु दिक्कतें तब बढ़ती हैं जब हम एज अ पेरेंट जागरूक नहीं होते हैं अपने बच्चे के छोटे छोटे बिहेवियरल चेंजेस से, और उन चेंजेस को आइडेंटिफाई करके उनको मैनेज नहीं कर पाते, जो कि एक मानसिक बीमारी का रूप ले लेती है कभी कभी. तो जो बच्चे होते हैं छोटे, अगर उनमें चिड़चिड़ापन जरूरत से ज्यादा हो रहा है, अगर आप देख रहे हैं कि वो पहले अपने दोस्तों से बात कर रहा था, वो एकदम से अलूफ हो गया है, अकेले खेल रहा है, दूसरों से बातचीत नहीं करना चाह रहा है, अगर आप ये देखते हैं कि उसके खाने के पैटर्न में और खाने के पैटर्न में या सोने के पैटर्न में कोई चेंजेस है, अगर आप ऐसा कुछ महसूस करते हैं, और ये सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, कम से कम सप्ताह भर के लिए अगर ऐसा हो रहा है, अपने पीडियाट्रिशियन से या अपने फैमिली डॉक्टर से एक बार बात करिए. कोई फिजिकल एलिमेंट ना हो, बस कई बार बच्चों को पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती है. अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज एक चाइल्ड एंड एडोलेसेंट काउंसलर या एक साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें. हमारे साथ दिक्कत ये होती है कि हम कंसल्टेशन करने के लिए ना थोड़ा सा हिचक जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ऐसा क्या है जो मुझे एक प्रोफेशनल के, ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता, जो मुझे एक प्रोफेशनल के पास जाने की ज़रूरत है. हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एक प्रोफेशनल आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता, पर कई बार अगर आप किसी के सामने अपने परेशानियों को व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, अगर एक बच्चा एक काउंसलर के पास जाके अपने परेशानियों को नरेट कर पा रहा है, वर्बलाइज कर पा रहा है, वो एक चैनल होता है जब हमारा फीडबैक हमारे कान से हमारे दिमाग में जाता है, जब हम अपने परेशानियों का हल खुद ढूंढते हैं. ये एक इंसानी फितरत होती है. यकीन मानिए काउंसलर बैठ के most of the times it so happens that the person is talking about himself or herself and his or her problems are solved at their own. They are able to solve those problems. तो उस चीज को, परंतु इसके लिए हमें एक थर्ड पर्सन जो कि प्रोफेशनल है आपके बिहेवियर को समझने में, क्योंकि कई बार जब सिर्फ बातचीत से नहीं होता, तो एक काउंसलर आपको आपका बिहेवियर रिफ्लेक्ट करके बताता है कि ऐसा आपने किया, इससे ऐसा हुआ, और उसका कोई ऑल्टरनेट तरीका आप ही के साथ वर्कआउट कर लेता है. अब कई पेरेंट्स ये नहीं समझते कि कौन से प्रोफेशनल के पास जाए. दो तरीके के प्रोफेशनल्स होते हैं, एक साइकियाट्रिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं. साइकियाट्रिस्ट जो सिम्टम्स के बेसिस पे आपको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, और साइकोलॉजिस्ट वो होते हैं जो आपसे बातचीत करके आपके समस्याओं का समाधान आपके साथ जुड़ के निकालते हैं. ठीक है, तो अगर हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें
तो हम फिर किसी भी प्रकार की पेरेंटिंग करें, है ना, सब ठीक होगा और बच्चे आपकी बात सुनेंगे भी। बस कहीं ना कहीं हमें खुद से दोस्ती करनी है सबसे पहले, अपनी भावनाओं को समझना है, अपनी भावनाओं को मैनेज करना सीखना है। और द मोमेंट हमने ये कर लिया, खुद को पहचान लिया, खुद के स्ट्रेंथ, खुद के वीकनेस, खुद का इमोशनल मैनेजमेंट, द चाइल्ड विल ऑटोमेटिकली कम इनटू द प्ले। और जो ऐसी परिस्थितियां होंगी, अगर कम्युनिकेशन का गेट ओपन रहेगा तो आप उस चीज से चीजों को समझ पाए। मैं यही खत्म करती हूँ। सर। शुक्रिया आनंदिता, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया, अपनी बात करी। और हम लोग भी पेरेंट हैं और हम लोग भी इसी सब चीज़ों से गुजरते हैं और सब अनुभूतियां होती हैं। हम लोग भी कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार आप सही कह रही हैं कि आप जैसे प्रोफेशनल्स के पास हम लोग को जाना चाहिए ताकि कुछ सुधार हो सके। और अभी अंजना जी ने जो आपके परिचय में एक बहुत अच्छी बात बोली थी, जिससे मैं बहुत प्रभावित हुआ कि उन्होंने हर तरह के डिसऑर्डर्स की बात उन्होंने कही थी। वाकई आजकल ऑर्डर से ज्यादा डिसऑर्डर है सब तरफ। तो वो उसके तरह तरह के डिसऑर्डर्स निकलते आते हैं। और अब ये मंच का जो है, इसका उद्देश्य ही यही है कि यहाँ पे हम लोग उसकी पॉजिटिविटी की तरफ, उसको सुलझाने की तरफ, एक जैसे आप कह रही हैं सॉल्यूशन है कि जो आनंदिता ने जो बोला है कि जैसे वीकली फैमिली मीटिंग करें, तो सुलझन इज फैमिली प्लेटफॉर्म। हम लोग हर हफ्ते मिलके एक बार यहीं पे बहुत सारी बात हो जाए तो बहुत सारी समस्याएं हमारी यहीं पे कम हो सकती हैं। तो अब ये समय है, मंच खुला है। आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि अपनी कुछ आप बात कहना चाहें, कोई सवाल किसी के हों तो आप सवाल कर सकते हैं। आप लोग बिल्कुल स्वागत है आपका। हाँ, अर्नव की तरफ से आप पूछना चाहते हैं। मैडम अनम्यूट करिए आप अपने आप को। जी आपको मैं नमस्ते मैम। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते मैम। नमस्कार। मैम आज थोड़ी नेटवर्क इशू बहुत रहा मेरे साथ, तो मैम पूरी ढंग से क्लास नहीं हो पाई, पर जितना सुना बहुत अच्छा लगा और एक नई अंडरस्टैंडिंग आ रही है। मैम मेरा कहना था एक बार और कभी आप मीटिंग ऐसी रखें तो प्लीज ग्रुप में डालिए जरूर। बिल्कुल बिल्कुल रखी क्योंकि जाएगी। मैम आज नेटवर्क इशू बहुत रहा और मैं लेट भी ज्वाइन है किसी रीजन से, इसलिए मैम। आप कहाँ से बोल रही है तो बता दीजिए। मैं बाकानेर डिस्ट्रिक्ट धार सर, एमपी। वेरी गुड मैम। जब भी आप एक बार और ये काउंसलिंग मीटिंग लें तो ये सेशन ना रिकॉर्ड हुआ है और सर इसके अपने YouTube चैनल पे डालेंगे। आई वुड रिक्वेस्ट सर कि आप इसको ग्रुप पे भी डाल देंगे तो मैम अगर मिस किया है कुछ उन्होंने बिल्कुल दोबारा देख पाएंगे। जी। किसी का सवाल और है तो आप इशारा करें। जी एक मिनट सब मैं आपको। मैडम ये जी पूछिए, अनम्यूट होइए आप प्राची, इसके बाद तुमको बुलाते हैं, कैमरा खोल के रखो। थैंक यू मैडम, आपका जो आज का सेशन था वेरी इल्यूमिनरी। और आई एम अ ग्रैंड मदर नाउ, नानी दादी सब हूँ मैं। और मेरे भी ग्रैंड चिल्ड्रन वो यही है, बिटवीन 10 and 5 हैं चारों बच्चे। एंड द एल्डर वन हु इज कमिंग अराउंड 10 o'clock, मैं रियलाइज करती हूँ कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन का गैप ऑलरेडी आना शुरू हो गया है। जी मैम। जी पेरेंट्स एंड हम लोगों को हमसे कभी कभी शेयर कर लेता है, शाम को हम लोग घूमने जाते हैं जी साथ में। तो when this has happened, how can it be rescheduled? ये कैसे इसको वापस इसको किया जाए? Absolutely मैम, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मैम, ऐसा 95% ऑफ द टाइम मैं ये बोलूँगी कि हम डैमेज कंट्रोल ही करते हैं। चीज़ें हो चुकी होती हैं, हम उसके बाद उसका डैमेज कंट्रोल करना शुरू करते हैं। बस यहाँ पे एक मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि ऐसा ना समझे कि चीज़ें अब निकल चुकी है। Whatever has happened, we have to start from the scratch and with the very mindset that it is not going to change overnight. वो हमें शुरुआत से शुरू हर हालत में करना ही पड़ेगा। हम छोटी छोटी कोशिशें अपने परिवार के हिसाब से, जैसे कि मैंने डिस्कस किया मैम,
हम ऐसा कर सकते हैं। हम बच्चों को आजकल तो ऑनलाइन इतने ऑप्शन है मैम, जर्नलिंग के लिए प्रमोट कर सकते हैं। देखिए मेन मुद्दा है वेंट आउट, जैसे सर अभी बता रहे थे कि कहानियों के तौर पे आप लोग ऐसा एक प्लेटफॉर्म खोल रहे हैं जहाँ लोग अपने बारे में बता सके। इसी तरीके के कई सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, कई सारे वो होते हैं जिसमें बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। द मोमेंट अ चाइल्ड इज एबल टू एक्सप्रेस विथ द एडल्ट, तो ऐसे में हम कुछ एक्टिविटीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर हम फैमिली मीटिंग वाले परिस्थिति में नहीं है कि भाई हमें नहीं टाइम सूट हो रहा, पर हफ्ते में कम से कम 3 दिन ऐसी एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करे अपने बच्चे के साथ जो उसको पसंद हो। ऐसा नहीं कि हाँ मुझे बैडमिंटन खेलना है तो तू आ मेरे साथ बैडमिंटन खेल, परंतु कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो बच्चे के इंटरेस्ट की हो, वो धीरे धीरे हफ्ते में पहले 3 दिन करे, फिर 2 दिन करे, फिर उसको मतलब हफ्ते का एक शेड्यूल बना ले। वो एक रिवॉर्ड बिहेवियर भी हो जाता है बच्चे के लिए कि ठीक है मम्मी पापा जब भी जैसे भी बात कर रहे हैं, मुझे पता है कि वॉट एवर हैपन्स, ये एक टाइम है जो मेरा सिर्फ मेरी मम्मी या पापा के साथ का है। हम मैम इस चीज को थोड़ा सा फॉलो करने में वो हो जाते हैं। और जब हम मिस आउट करते हैं ना, हम बच्चे को वो वर्बलाइज करना भूल जाते हैं कि बेटा इस बार ना हो नहीं पाया, सॉरी, आई विल मेक इट अप फॉर यू। करेक्ट है ना? करेक्ट। तो वो बच्चे को ना हमें थोड़ा सा वो उसके ईगो को थोड़ा सा ऐसे करके पानी डालना पड़ता है कि बेटा हाँ इस बार नहीं हो पाया, हम अगली बार करेंगे। यस भैया अन्य जी, आज मुझे खुशी है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और विजय कुमार जैन जी हैं, स्वागत है आपका, बहुत शुक्रिया। अंजना जी तो हैं, अनीता जी हैं, अनीता जी के टीम के कई लोग हैं जो बहुत सीनियर राइटर्स भी हैं और दादी नानी हैं, सब लोग, बहुत अच्छी बात है। और गायत्री सिंह जी हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, आप स्वागत। सुषमा श्रीवास्तव जी हैं, बढ़िया आर्टिस्ट हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं यंग। अनया जी आप पूछना चाहते हैं, लेकिन आप प्लीज अपना कैमरा चालू करिए। जी सर, एक्चुअली आई वाज इन किचन, इसलिए मैं कैमरा कोई बात नहीं, हम सब अपने अपने घरों में बैठे हैं, बिल्कुल पूछिए। क्या बना रही हैं आप किचन में, क्या बना रही हैं इस वक्त? एक्चुअली मैं सब अवेयर रही हूँ, एक्चुअली कुछ नहीं रही हूँ, थोड़ा सा मैस हो रहा था इसलिए मैं काम वो भी चीजें ऑर्गेनाइज करना भी अपने आप में एक टास्क है मैम, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। पूछिए मैम। पहले तो ये आपसे कहूंगी कि बहुत अच्छा लगा आप लोगों का वेबिनार, पहली बार अटेंड किया मैंने, और एक फेवर ये चाहिए कि आप लोगों से आगे कैसे जुड़े, और आपसे मैं पर्सनली जुड़ना चाहूंगी, उसके लिए भी पूछना चाहूंगी कि आपसे कैसे पर्सनली मैं जुड़ सकती हूँ। आप ये तो हम वेबिनार्स तो देते रहेंगे, एक आपसे पर्सनली जुड़ने का, और एक ये पूछना चाह रही थी कि जब ऑल ओवर आपकी फैमिली में थिंकिंग मैच नहीं होती है, जैसे मेरे इन-लॉज है वो समझते हैं फ्रीडम देना अच्छा रहता है बहुत ज्यादा, और मैंने मेरी मम्मी से ये सीखा है कि डिसिप्लिन में रखना, मतलब फ्रीडम दो, बच्चे की हर बात मानो, बट ऐसा कि एक एट सम पॉइंट कि उसने कुछ अच्छा किया तो यू विल रिवॉर्ड हिम, तब उसको वो चीज दे दो जो उसको पसंद है। अब मैंने एक एग्जांपल ये सुना था कि मान लीजिए एक पौधा है जिसको कोई उठाकर धूप में रख देता है, कोई आता है उसमें पानी डाल देता है, कोई उसमें गुड़ाई कर देता है, तो पौधा कभी बढ़ेगा नहीं। एंड द सेम कंडीशन इज विथ माय चाइल्ड। तो क्या करूं ऐसा में, मतलब देखिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है, किसी के उससे बहुत डिस्टर्बेंस, एनीवे देखिए मैम, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ कि कई बार इन लॉज जो बोलते हैं या उनका जो तरीका होता है चीज़ों को करने का, वो आपके तरीके से बिल्कुल अलग होता है। परंतु एक चीज़ मैं आपको बोलूँ बहुत ही दिल से कि ये जो चीज़ें हैं ना, यही आगे चल के जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तब वो बोलेगा कि देखो मेरी दादी मुझे स्पॉइल करती थी। ये ना हमारे बीच में ग्रैंड मदर्स है, दे ऑल्सो नो दिस कि वो दे टेंड टू गिव देयर लव इन दैट वे कि हाँ देख तेरे को मम्मी ने नहीं दिया ना, इधर आ मैं देती हूँ तुझे। वो छोटी छोटी चीजें हैं जो एक ग्रैंड पेरेंट और एक बच्चे को जोड़ती है आपस में। डेफिनेटली अगर उसका रिपरकशंस, मैं समझ रही हूँ आप क्या बोल रहे हो, मैं आ रही हूँ उस पर। अगर उसका रिपरकशंस बच्चे के बिहेवियर में आना शुरू हो जाए, ठीक है,
अब अगेन मैं यहाँ पे हेल्दी कम्युनिकेशन की बात करूंगी मैम, कि आपको अपने इन लॉज से बैठ के खुद बात करनी पड़ेगी। देखिए जनरेशन का बहुत गैप है, परंतु अगर हम कोशिश करें एक बार दो बार, हमसे क्या हो जाता है ना, हम पहले गुस्सा बहुत सारा हो जाते हैं कि ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, तो हमारे अंदर बहुत नेगेटिव इमोशंस भर जाते हैं, हम उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाते। इंस्टेड ऑफ दैट आई वुड रिक्वेस्ट विथ योर हस्बैंड, टॉक टू देम। आई नो मैं इंडियन फैमिलीज में इन लॉज और डॉटर इन लॉज के डायनेमिक्स को भी बहुत अच्छा समझती हूँ, जहाँ पे ये चीजें आ जाती है कि अच्छा मेरी बहू मुझसे ऐसा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, इन जनरल आई एम सेइंग कि अच्छा मेरी बहू ने मुझे ऐसा बोला, मैं तो इसका तो मैं ऑपोजिट, कहीं कहीं ना बहुत सारे छोटे छोटे ईगो प्लेस चलते हैं। परंतु मैम मैं वही बोलूंगी कि अपने बच्चे के लिए अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमें वो लहर के अगेंस्ट जाना पड़ेगा और स्टैंड लेना पड़ेगा। थोड़े समय के लिए रिश्तों में थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी, परंतु जब वो उसका रिजल्ट देखेंगे तब वो समझेंगे कि आप सही थे। थोड़ी सी तकरार होनी भी जरूरी है ना, हम वही पे डिस्कस कर रहे थे। मैम एक्चुअली मैं इसके लिए, आपने मॉम्स बिलीव का नाम सुना होगा, मैं उनसे भी जुड़ी हुई हूँ, उसमें भी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, मतलब एक सीनियर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है और एक जूनियर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है। मतलब मैं सब कुछ कर रही हूँ, वो लोग समझा रहे हैं, बट चीजें सॉल्व नहीं हो रही हैं। आप कहाँ रहती है अनाया जी? आई एम इन इंदौर। अच्छा। हम एक्चुअली क्या हो जाता है ना, कुछ चीजें बड़ी इंडिविजुअलिस्टिक होती है, जैसे हम साइकोलॉजी की बात करते हैं ना, सबकी अलग अलग। अब मैं सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन में आपको एक जेनेरिक सोल्यूशन तो नहीं दे पाऊँ। आप यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ, आई कैन नॉट हियर यू। इसीलिए मैंने आपसे पर्सनली सबसे पहले यही पूछा कि मुझे आपसे जुड़ना है पर्सनली। हाँ जी, तो कैसे क्या करें? हाँ जी मैम, इसका कुछ सोल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि मैम मैं ये चीज़ इसलिए बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे पास जवाब नहीं है, पर हर परिवार का डायनामिक्स अलग होता है, हर परिवार में पर्सनालिटीज अलग होती हैं, हस्बैंड वाइफ, ग्रैंड पेरेंट्स, और सबका रिलेशनशिप आपको एनालाइज करके तभी आपको जवाब दे सकते हो। जी, आप एक पर्सनल नंबर जरूर दीजिएगा। अनाया जी, आप आनंदिता जी से जुड़ना चाहती हैं तो आप एक ग्रुप से जुड़े रहिए, आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको आनंदिता जी से ही कनेक्ट कर देंगे। और हमारा नंबर आपको हम कई बार फ्लैश कर रहे हैं, बार बार आप नोट कर लीजिए, यहाँ से जुड़ने के लिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप जुड़ सकते हैं। आनंदिता जी, जी सर, क्वेश्चन मेरे को आया है, कल से आया है, वो यहाँ आज हाजिर नहीं है। वो कॉमन क्वेश्चन है, मेरे को चैट बॉक्स में भी बहुत लोगों के यही दिख रहे हैं। जी जी जी। 11 साल का मेरा बेटा है, 2 साल से मोबाइल गेम की वजह से, मतलब मोबाइल, वही जो कॉमन इश्यू जिसमें आपने बहुत सारी बातें अभी की है, बिल्कुल चिड़ा गुस्सेल हो गया है, माता पिता दादा दादी किसी की बात नहीं समझता है, निराशा का भाव है उसमें, तो ये कॉमन प्रॉब्लम है। जी सर, देखिए, टू आंसर दैट, डेफिनेटली गैजेट्स के इस्तेमाल से बच्चों में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इमोशनल होना, टैंट्रम थ्रो करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। और एज पेरेंट्स हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि अगर हम उस चीज़ को उससे छीन लेंगे ना, इट इज़ गोइंग टू गेट वर्स, वो ठीक नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे रोल आता है हाउस रूल्स का, जो कि बहुत ही जनरल लैंग्वेज में यूज करते हैं हम, परंतु हमें शुरुआत, वो जो हम बोल रहे थे ना कि बीइंग अ पेरेंट, पहले हमें उस बिहेवियर को फॉलो करना पड़ेगा कि क्या हम अपना मोबाइल का यूजेज कम कर रहे हैं और क्या हम बच्चे को कॉन्सिक्वेंस दे रहे हैं उसके नेगेटिव बिहेवियर का। हम पॉजिटिव का तो देने की कोशिश करते हैं, पर नेगेटिव बिहेवियर का क्या कॉन्सिक्वेंस दे रहे हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और वो हम उससे छीन ले रहे हैं, या थोड़ी देर के लिए उसका एक्सपोजर उसके लिए कम कर दे रहे हैं। मोबाइल एडिक्शन के लिए सबसे ज्यादा कारगर अभी तक का यही होता है कि आप टाइम फिक्स कर दे बच्चे के सहूलियत के हिसाब से। हम जब बच्चे को डिसीजंस में इन्वॉल्व करते कि बेटा तू बता कि तुझे कितनी देर के लिए ये मोबाइल इस्तेमाल करना है, जब हम बच्चे को इन्वॉल्व करते हैं तो वो थोड़ा सा, शुरू में ये प्लान बिल्कुल चौपट हो जाता है, बिल्कुल सब इधर उधर हो जाता है, ना बच्चा सुनता है ना पेरेंट समझ पाता है, कुछ नहीं हो पाता। पर यही हमें थोड़ी सी कंसिस्टेंसी दिखानी है कि अगर हम शुरू के 2 सप्ताह नहीं फॉलो कर पाए
हमें धीरे धीरे वो व्यवहार अपने अंदर डेवलप करना एज अ पेरेंट, और वो आपको देख के वो भी वो व्यवहार डेवलप करने की कोशिश करेगा। और जहां आप देखिए कि उसने 10% भी अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करे, प्लीज उसको रिवॉर्ड करिए जिस भी तरीके से। मैं ये नहीं बोल रही कि उसको एक खिलौना लाके दे दीजिए, नहीं, उसको वर्बली अप्रिशिएट करिए कि देखो तुम कर सकते हो, इट इज नॉट दैट यू कैन नॉट डू इट। तो क्या होता है ना कि हम फोकस करते हैं बड़े रिजल्ट पे, उस बड़े रिजल्ट के कारण ना हम वो छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं ना उनको नजरअंदाज कर जाते हैं। तो आज ही न्यूज पेपर में ही इसी प्रॉब्लम पे मतलब बहुत सीरियस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। जी जी जी। ऐसे न्यूज और आए दिन होती रहती है कि बच्चे से गैजेट ले लिया या उसका रिचार्ज नहीं कराया या उसको। सर वही हम इसलिए तो इतना ज्यादा प्रमोट करते हैं कि बच्चों को अलग अलग प्लेटफॉर्म दीजिए अपने आप को एक्सप्रेस करने की। आप अगर पुराने दिनों में, आई स्टिल रिमेम्बर जब मैं छोटी थी, मैं ड्राइंग क्लास जाती थी, मैं सिंथेसाइजर बजाने सीखने जाती थी, मैं स्केटिंग सीखने जाती थी। कोविड के कारण ये चीजें काफी रेस्ट्रिक्ट हो गई है, मैं मानती हूँ, परंतु हमें अपने बच्चे को वो एक्सपोजर घर पे ही सही, किसी भी रूप में सही, उसको वो एक्सप्रेशन वाला बिहेवियर प्रमोट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग इतने सारे थिएटर से जुड़े हुए लोग हैं, हम अपने आप में एक प्रोग्राम बना सकते हैं जहाँ पे हम बच्चों को इनवाइट करें, जहाँ हम उनको एक्सप्रेस करने के लिए दिखाए कि मतलब आप लोग तो सीनियर टीचर से आप समझा सकते हैं, आप बता सकते हैं कि किन तरीकों से वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो बच्चे के हिसाब से वो वेंटिंग आउट टेक्निक आपको ढूंढनी है। आप कुछ पूछना चाहती हैं? आप जी, हाँ। अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं आप, ये भी बताइए। जी मैम, मैं अहमदाबाद से बोल रही हूँ, मेरा नाम प्राची है और हाँ मेरा 5 साल का बेटा है। तो वो क्या ब्लॉक से खेलता है और जब ब्लॉक्स टूट जाते हैं तो वो बहुत रोता है, बहुत देर तक रोता है और फिर वो बोलता है कि जैसा पहले बना था एग्जैक्टली वैसा ही बनना चाहिए। मैम बच्चों को रेपिटेशन और सेम एग्जैक्ट रेप्लिका का टेंडेंसी होता है। मैं ये नहीं बोल रही कि ये परेशानी वाली बात नहीं है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जिस उम्र में आपका बालक है उस उम्र में एग्जैक्टली मुझे बिल्कुल वैसा ही चाहिए, और जब तक वो वैसा नहीं होगा तब तक पूरा घर तांडव नाच शुरू हो जाता है, वो चीज होती है मैम। तो हमें उसे वही एग्जैक्टली आई वुड कीप रिपीटिंग माई सेल्फ कि उससे पूछिए कि क्या हो रहा है, फिर वो बोलेगा आपको, वो जवाब देगा आपको कि मुझे ऐसा चाहिए जिसके कारण मुझे वो हो रहा है। तो उससे 5 साल का बच्चा है, बट उससे पूछिए हाउ आर यू फीलिंग, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, आप यकीन मानिए वो जवाब देगा मुझे गुस्सा आ रहा है कि मुझे नहीं पसंद आ रहा है ये चीज। और उसके साथ आपको एक और सब्स्टिट्यूट स्टेटमेंट जोड़ना पड़ेगा जहाँ पे यू विल हैव टू टेल हिम कि भाई अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग चीजों से अलग अलग एक्सपोजर होता है और अलग मतलब चीजें बन सकती है डिफरेंट, मतलब उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। अब ये रिप्लेसमेंट तुरंत नहीं होगा, अगर वो एक दिन ब्लॉक अगर उसका टूट गया, लेट हिम फील बैड अबाउट इट, थोड़ा सा तांडव कर लेने दीजिए उसको, पर उसके बाद एक कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करिए अदर देन ब्लॉक्स, है ना। कई बार क्या होता है कि बच्चों को जो पसंद होता है ना तो हम बच्चों को उसी से खेलने देते हैं, हम अलग अलग स्टिमुलस नहीं देते हैं बच्चों को, तो उससे क्या होता है बच्चे का एक चीज के प्रति बड़ा अटैचमेंट बढ़ जाता है। आप देखेंगे बच्चे एक डॉल लेके घूमते रहेंगे पूरा दिन कि भाई इससे मुझे सिक्योर फील हो रहा है, क्योंकि उसके पास बाकी डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते हैं और वो करना नहीं चाहता है। अब जब आप वो डिस्ट्रैक्शन इंट्रोड्यूस करेंगे उसके साथ एक छोटा सा रिवॉर्ड भी रखिए, रिवॉर्ड इन द सेंस ऑफ वॉट एवर ही लाइक्स द मोस्ट वो खिलाइए उसको, कि चलो आज मैंने ये बनाया है, विल सिट एंड ठीक है आई एग्री, तुम्हारा मतलब यू हैव टू फाइंड अ वे टू कम्युनिकेट मैम, एंड दिस वोंट हैपन ओवरनाइट। वो छोटा छोटा बेबी स्टेप्स अगर आप आई वुड से कि कम से कम 40 दिन के लिए करेंगे तो उसके बाद आपको उसका इंस्टेंट सॉल्यूशन कुछ नहीं मिल पाएगा, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही मिलेगा। उसको थोड़ा परफेक्ट भी चाहिए रहता है, जैसे ही इज ड्राइंग समथिंग और वो जैसा चाहता है वैसा नहीं बना, या किसी क्वेश्चन का इनकरेक्ट आंसर दिया तो रोने लग जाता है, बहुत चिढ़ जाता है। एक ही बच्चा है मैम आपका? हाँ एक ही है। अच्छा ओके। मतलब ही कैन नॉट टॉलरेट फेलियर, कि जैसा मुझे चाहिए वैसा नहीं एक्चुअली अच्छा आप दोनों में, आप में और आपके पार्टनर में कौन परफेक्शनिस्ट है?
हम दोनों में से ऐसा कोई है नहीं कि परफेक्शन, कोई नियर बाय थोड़ी है, दादी है थोड़ी। देखिए मैम, या तो बच्चा परफेक्शनिस्ट तब बनता है जब उसके आसपास कोई परफेक्शनिस्ट है, या तब बनता है जब कोई परफेक्शनिस्ट नहीं है। ठीक है, दोनों तरीके की चीजें हो जाती है। अगेन इट बिकम्स वेरी इंडिविजुअलिस्टिक। आई वुड डेफिनेटली, अब इस सोशल प्लेटफॉर्म पे तो मैं आपसे इतना खुल के इस बारे में बात नहीं कर पाऊंगी, परंतु अगर कुछ ऐसा पिक्यूलियर बिहेवियर है जो आप थोड़े से लंबे समय के लिए महसूस कर रही है, तो क्यों नहीं अपने नियर बाय साइकोलॉजिस्ट से बात करिए ना। कोई आपको ऐसा तो नहीं बोल रहा कि आप जाके ट्रीटमेंट कीजिए, आप मेडिसिन नहीं, कंसल्ट समवन, टॉक टू दैट पर्सन। पीडियाट्रिशियन से बात करिए। कई बार पीडियाट्रिशियन हमारे इतने एक्सपीरियंस होते हैं, उनके पास कई चीजें होती है, बट we will need to know a lot more information than this. So I would, yeah. Thank you so much निवेदिता जी। मेरे ख्याल से अब सवालों का दौर तो समाप्त हो गया। मैं अनीता जी को अब आमंत्रित करता हूं कि अनीता जी धन्यवाद सुनील जी। सबसे पहले तो मैं आनंदिता को धन्यवाद देती हूँ। बहुत अच्छा आपने शुरू में बोला था ये लेक्चर नहीं है, तो इसको लेक्चर नहीं बोलूंगी। हम लोगों के साथ बहुत अच्छी बातचीत, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जो प्रॉब्लम्स आप बच्चों की समझी हैं, जो आपने बताई हैं, होता क्या है कि पेरेंट्स के पास उतना समय नहीं होता, और जो हम दादी नानी हैं, हम लोगों के साथ बच्चे ज्यादा हिल जाते हैं क्योंकि हम उन्हें समय दे पाते हैं, हम उन्हें समझ पाते हैं। सबसे बड़ा फैक्ट यही है कि बच्चों को समय देना है। आप जो बाकी लोग यहाँ पर हैं और जिन्होंने सुना है और जिनके बच्चे छोटे हैं, जैसे जिन्होंने प्रश्न किए, उनसे मैं पूरी सहमत हूँ कि उनके साथ ये प्रॉब्लम्स आती हैं, पेरेंट्स के साथ आती हैं, क्योंकि वो पूरे टाइम बच्चा और पेरेंट्स वो ही एक जगह पर हैं, उन्हें आपस में ही सुलझना है। जैसे जो सुलझन, बहुत अच्छा नाम दिया है सुनील जी ने, आपस में ही सुलझना है। अब बच्चा तो ना समझे, लेकिन हम बड़े हैं, लेकिन हमारे अंदर भी एक धैर्य की सीमा होती है। वो धैर्य की सीमा जब खत्म हो जाती है तो हम भी इरिटेट होते हैं। ये प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं और मुझे लगता है कि आप इन लोगों की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगी। सुनील जी को बहुत बहुत धन्यवाद, दोनों सुनील जी को बहुत बहुत धन्यवाद।